चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोगों को क्या करना है बेटा, आज हम लोग एमकॉम एंट्रेंस 2019 पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। वापस मैं आपको याद दिला दूं, हम सिर्फ वही पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं जो मैथ्स एंड स्टैट्स से रिलेटेड है। आप ये जानते ही हो कि अप्रोक्सीमेटली 25 MCQs आउट ऑफ टोटल 100 MCQs मैथ स्टैट से पूछे जाते हैं। मैथ स्टैट से 100 में से ऑलमोस्ट 25 MCQs पूछे जाते हैं। इस पेपर में अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में अप्रोक्सीमेटली 11 MCQs पूछे गए हैं और स्टैट्स में अप्रोक्सीमेटली 14 MCQs पूछे गए हैं। तो 25 MCQs यहां पर पूछे गए हैं इस पेपर में 2019 की। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं एक बार डिस्कशन। 10 ईयर वैसे आपके पास होंगे ही, हमने आपको दे दिए हैं। इनकेस अभी आप कैरी नहीं कर रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर वीडियो में साथ साथ 10 ईयर में दिखाता रहूंगा जो जो क्वेश्चन हम करेंगे। चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा हमको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बोलता है बेटा द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट टू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बेटा यहां पर इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कहानी सुना दूं जरा। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट -1 और +1 के बीच में ही रहता है हमेशा। ठीक है जी। चलो और हमारे पास आगे जाकर जब हमने देखा तो रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स हमने देखे थे। दो रिग्रेशन कॉफिशिएंट होते हैं, एक bxy एक byx। और अगर हम bxy और byx इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका रूट निकाल दें तो हमको कोरिलेशन मिलता है। इसको हम r से डिनोट करते हैं। यानी कि कोरिलेशन -1 और +1 के बीच में होता है। 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और दो रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स का अगर हम मल्टीप्लाई करके रूट निकालें यानी कि ज्योमेट्रिक मीन निकाल दें तो हमको कोरिलेशन कॉफिशिएंट मिलता है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुन लें। विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट की बात कर रहा है बेटा। पहली स्टेटमेंट है द सम ऑफ टू रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स इज कोरिलेशन। ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, इनकरेक्ट है, क्योंकि हमने अभी भी देखा दोनों रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स का प्रोडक्ट यानी कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो कोरिलेशन होता है, ना कि सम। तो ये गलत है। बाकी लिखा इट कैन बी 0, ये ट्रू है। इट कैन बी पॉजिटिव, ये भी ट्रू है। इट कैन बी नेगेटिव, ये भी ट्रू है। ठीक है बेटा, इसको आप कहीं कॉपी कर लो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अगर टाइम कम मिल रहा है कॉपी करने के लिए आप पॉज करके कॉपी करें, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टाइम इस वीडियो में कॉपी करने के लिए नहीं दूंगा, क्योंकि हम लोगों की फाइल जो है अदरवाइज काफी हैवी हो जाएगी। ठीक है, तो आप पॉज करके कॉपी कर लिया करें। कर लो बेटा कॉपी। चलो बेटा 2 के बाद हमको करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है MRTS लेबर कैपिटल। हाँ जी, तो MRTS की बात कर रहा है बेटा, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। बेटा एक्चुअल में होता क्या है, जब भी हम सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं तो हम एक्स एक्सिस पर लेबर रखते हैं और इधर हम कैपिटल करते हैं, और यहां से हम लोग MRTS निकालते हैं कि किस रेट से मैं कैपिटल की जगह लेबर को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं या लेबर की जगह कैपिटल को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। क्योंकि y एक्सिस पर ये है कैपिटल और x एक्सिस पर ये है लेबर, तो इन जनरल आपको याद है हम डेरिवेटिव dy/dx लिखते हैं। यहां पर ये डेरिवेटिव बेटा कैसे लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा dk/dl, और इसका मतलब हुआ चेंज इन कैपिटल with 1 additional unit of labor। चेंज इन कैपिटल विद 1 additional unit of labor। तो ये हो गया dk/dl, यही MRTS हम करते हैं। देखें जरा ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, क्या जानना चाह रहा है हमसे।
ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है बी ऑप्शन यहाँ पर हमारी फिट बैठ रही है। यहाँ पर द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर, ठीक है जी। एक मिनट, सी ऑप्शन पढ़े बेटा। सी में दिया है द अमाउंट ऑफ के दैट फर्म कैन गिव अप बाय इंक्रीजिंग amount of L used by 1 unit and still remain on same iso quant। बिल्कुल सही है जी, ये भी एकदम सही है, सी ऑप्शन भी एकदम सही है बेटा। ठीक है बेटा, तो इसमें बी और सी दोनों ही हमको ठीक लग रही हैं। बेटर जो है वो सी लग रही है बेटर, क्योंकि सी में यहां पर भी बोल दिया स्टिल ऑन सेम आइसो क्वांट, आप सेम ही आइसो क्वांट पर रहते हो। जब इतना लेबर यूज कर रहे हो इतना कैपिटल यूज कर रहे हो, जब इतना लेबर यूज कर रहे हो इतना कैपिटल यूज कर रहे हो। यानी कि अगर आपको कैपिटल इंक्रीज करना है तो लेबर को डिक्रीज करना पड़ेगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है जी, तो सी ऑप्शन यहां बेटर लग रहा है। चलिए बेटा एक बार आगे चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखो बेटा ये एक पॉपुलर फंक्शन है, इसको आप इकोनॉमिक्स में बहुत डिटेल में करोगे, ये मैथ्स में भी आता है, तो एक बार हम देख लेते हैं। देखो ये जो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता है ना, इसने हमको बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। पहले तो मैं आपको बता दूं कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है। नॉर्मली ये अल्फा प्लस बीटा जो है 1 होगा, इन पावर्स का सम 1 होगा। फिर एल का जो एक्सपोनेंट है वो इलास्टिसिटी होता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू लेबर अल्फा होगा। के का जो एक्सपोनेंट है वो इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल होगा, तो इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल इज बीटा। ये चीजें हमको मालूम है, तो हमने कहा नॉट ट्रू बताना है, तो बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट है अल्फा प्लस बीटा 1 ट्रू, अल्फा इज द आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर ट्रू, इनपुट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज मोर देन 1, पता नहीं क्या कह रहा है, बीटा इज द आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल ट्रू। ये 3 तो ट्रू हो गए, तो यही फॉल्स होगा। सी ऑप्शन हम यहां पर मार्क कर देंगे ऑड 1 आउट वाले रूल से। ठीक है बेटा, इस तरीके से करना है। 2019 का पेपर है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो यहां पर ऑड 1 आउट करके आप लोग करेंगे। ये कॉप डगलस की कुछ बातें ये आप नोट कर लेंगे। चलिए बेटा, तो अब हमको क्वेश्चन नंबर 13 करना है। ये वाला जो पेपर था ना 2019 का, इसमें मैथ्स थोड़ा सा टफ आया था। ठीक है जी, देखो क्या बोलता है, कहता है फाइंड dy बाय dx, और हमको दिया क्या है x ओवर x माइनस y log ऑफ a ओवर x माइनस y। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं x ओवर x माइनस y log a माइनस log x माइनस y। ठीक है, log m बाय n इज log m माइनस log m। अब इसके बाद बेटा विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, थोड़ी सी टेंशन होगी लेकिन कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। यहां क्वेश्चन रूल लगेगा, x माइनस y का स्क्वायर, x माइनस y एज इट इज, ऊपर वाले x का डेरिवेटिव 1 माइनस x एज इट इज, नीचे वाले डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 माइनस dy बाय dx। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन रूल है बेटा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। यहां से अब इसका log है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, log x माइनस y का डेरिवेटिव 1 ओवर x माइनस y इंटू 1 माइनस dy बाय dx। ये बात समझ में आती है जी? चलो, तो अब क्या है बेटा, ये x माइनस y है, x माइनस y का स्क्वायर है, तो एक x माइनस y हमने यहां कैंसिल कर दिया। अब ये ऊपर x माइनस y, ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, माइनस x प्लस x dy बाय dx इज इक्वल टू, ये x माइनस y यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं,
माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई 1 माइनस डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है जी, ये x से x कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट में मेरे पास बचा माइनस वाई प्लस एक्स डी एक्स बाय डी वाई इज इक्वल टू, ये माइनस अंदर चला जाएगा तो x माइनस वाई की जगह y माइनस एक्स बन जाएगा, और मल्टीप्लाई कर रहा हूं इन दोनों से। y माइनस एक्स 1 से मल्टीप्लाई किया, y माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स से मल्टीप्लाई किया। क्लियर है बेटा, ये x माइनस वाई था, ब्रैकेट माइनस में अंदर ले गया तो y माइनस एक्स बन गया, y माइनस एक्स को एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब ये जो टर्म्स हैं dy बाय dx वाली एक तरफ लेकर आ रहा हूं मैं, तो ये क्या बनेगा बेटा, x dy बाय dx, ये इधर आ गया, प्लस y माइनस एक्स dy बाय dx इज इक्वल टू y माइनस एक्स, और ये y भी इधर आ गया, प्लस y। ठीक है जी, यहां से बेटा dy बाय dx कॉमन ले लिया, मेरे पास बच गया x प्लस वाई माइनस एक्स, यहां मेरे पास बच गया 2y माइनस एक्स। अब आप ये समझ ही गए होंगे, x से x कैंसिल है, y बच गया, y को यहां डिवाइड कर दिया, dy बाय dx इज y यहां डिवाइड हुआ तो 2 बच गया, y यहां डिवाइड हुआ तो ऐसा बच गया, तो y बच गया था, यहां डिवाइड हुआ तो 2y बाय y 2 बच गया, x बाय y ऐसे बच गया, तो मेरे हिसाब से ये आंसर आएगा dy बाय dx इज 2 माइनस x बाय y। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, एक बार ऑप्शन देख लें, ये रहा जी 2 माइनस x बाय y, यानी कि डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आया। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, आप कॉपी कर लें इसको आराम से, पॉज करके कॉपी कर लेना बेटा। चलो बेटा अब आगे चलते हैं, 13 के बाद जो क्वेश्चन हमको करना है दैट इज 14। ये भी एक काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोलता है अकॉर्डिंग टू एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज इतना इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड ए यूनिफॉर्म इनकम स्ट्रीम ऑफ इतना, यानी कि इनिशियली आपको 1 लाख इन्वेस्ट करने होंगे, और फिर आपको हर बार आर 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 10,000 रुपीज आता रहेगा। ठीक है, इफ मनी इज वर्थ 8% कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली, तो बेटा आय हो गया 0.08, लेकिन कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग है। कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन बन गया, एन्युटी भी है और कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग भी थोड़ा सा खतरनाक है बेटा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कर देंगे। आफ्टर व्हाट टाइम द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज रिकवर्ड। हाँ जी, तो बेटा करना क्या है आप ये समझो जरा। हमने सबसे पहले तो जो अमाउंट हमारे पास आ रहा है इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, Pn इज इक्वल टू पी नॉट ई रेस्ट पर माइनस आर टी, ये कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग में प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। तो पी नॉट ई रेस्ट पर माइनस आर टी, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। फिलहाल क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो ये आर आ जाएगा, आर बन जाएगा, तो ये बन गया बेटा हमारा 10,000 ई रेस्ट पर माइनस आर, ये रहा आर यानी कि आए, टी टाइम कितना है मालूम नहीं। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम 0 टू n, हमें पता लग जाएगा कितने टाइम तक हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा, इक्वल टू 1 लाख। इक्वल टू 1 लाख क्यों? क्योंकि कितना रिकवर करना है हमको, 1 लाख रिकवर करना है। तो बेटा एक बात आप समझ लो जरा ध्यान से कि यहां पर कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग के केस में एन्युटीज के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, Pn, ऐसा करो ये आर ई रेस्ट पर आर टी ऐसा लिख लो फॉर्मूला,
ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग के केस में यूज करेंगे। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, कोई बात नहीं, कर लेंगे आप। 10,000 कांस्टेंट है, एज इट इज यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास रह गया बेटा e रेस्ट पर माइनस 0.08t माइनस 0.08, 0 से n तक का इंटीग्रेशन करना है इसका, और 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000। इंटीग्रेशन में एक बार आपको रफ में बता दूं, e रेस्ट पर ax का इंटीग्रेशन होता है e रेस्ट पर ax बाय a, और अगर माइनस ए होगा तो माइनस ए, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो हमने यहाँ पे यही वाला रूल लगाया, e रेस्ट पर माइनस ax बाय माइनस ए। ठीक है जी, तो ये इंटीग्रेशन होने के बाद अब आप ये माइनस 0.8 जो है इसको भी यहीं पे मल्टीप्लाई कर लो। 1 लाख बाय 10,000 इज 10 इंटू माइनस 0.08, ये आ जाएगा आपके पास माइनस 0.8, ठीक है, ये आ जाएगा और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास जो कैलकुलेशन है उसमें मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ इस तरफ, तो कोई बात नहीं, ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो आप इधर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ई रेस एक बार n पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, 0.08 n, एक बार n पुट कर दिया, माइनस e रेस्ट पावर माइनस 0.08 इंटू 0 इज इक्वल टू 10,000, सॉरी 1 लाख बाय 10,000 इज 10, 10 इंटू माइनस 0.08 इज 0.80। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा, e रेस्ट पर माइनस 0.08 n माइनस e रेस्ट पर 0 हो जाएगा, ये e रेस्ट पर 0 इज 1, यहां से e रेस्ट पर माइनस 0.08 n इज इक्वल टू, ये इधर गया बेटा और ये रह गया पॉइंट, यहां तक आप पहुंच गए हैं। अब इसके बाद हमको इसको लॉग लेके सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। सो दिस विल बी व्हाट, माइनस 0.08 n इंटू लॉग e इज इक्वल टू लॉग 0.2, ठीक है, माइनस 0.08 n, लॉग e की वैल्यू याद है हमको 0.4343, लॉग 0.2 ये आप कैलकुलेटर से देख लेंगे जैसा कि मैंने क्लास में सिखाया। फिलहाल मैं आपको वैल्यू दे देता हूं, माइनस 0.69897, माइनस 0.69897 डिवाइडेड बाय 0.4343 जो कि लॉग ई की वैल्यू होती है। यहां से माइनस कैंसिल हो जाएगा और n की वैल्यू हमको मिल जाएगी विच इज 20.11 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है बेटा, तो इसका जो आंसर आएगा वो 20.11 अप्रोक्सीमेटली आएगा। हमारे पास ऑप्शंस यहाँ पर ए ऑप्शन थोड़ा सा नियर हमको दिख रहा है 20 ईयर्स, तो अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आएगा, आप ये कॉपी कर लें। ये लॉग और ये वाली कैलकुलेशंस मेरे ख्याल से मैंने आपको क्लास में सिखाया हुआ है अच्छी तरह से, अगर फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत होगी तो मेरे से पूछ ले। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, लॉग लिया, लॉग m रेस्ट पर n इज n log m, ये पीछे चला जाएगा, लॉग ई रह जाएगा, लॉग ई की वैल्यू 0.4343 होती है, वो हमने यहाँ लाके डिवाइड कर दिया इसमें, और लॉग 0.2 जब आप देखोगे तो आएगा माइनस 0.69897 डिवाइडेड बाय लॉग ई यानी कि 0.4343, फिर ये भी यहाँ लाके डिवाइड कर देंगे 0.08, तो ये n आ जाएगा 20.11। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर पेपर में आप इस तरह के क्वेश्चन छोड़ भी देंगे तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि अभी आया हुआ है तो हम इसको कर रहे हैं। कॉपी कर लो बेटा। चलो बेटा, तो इसके बाद हमको करना है क्वेश्चन नंबर 15। ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, हमने पहले भी करा था। स्ट्राइक इन अ फैक्ट्री में स्ट्राइक होगी बेटा, तो स्ट्राइक मैंने आपको बताया था टाइम सीरीज के 4 कंपोनेंट होते हैं, ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिक वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन।
ट्रेंड 1 साल से ज्यादा, सीजन 1 साल से कम जो हर साल रिपीट होता है, साइकिल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की तरह, और इरेगुलर जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, कभी भी हो सकते हैं, बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो बेटा फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई है, सो दैट इज इरेगुलर वेरिएशन, ये एक इरेगुलर वेरिएशन है। तो थर्ड ऑप्शन यहां पर इरेगुलर वेरिएशन थर्ड ठीक है। तो ऑप्शन ढूंढ लेंगे हम। ऑप्शंस में अगर हम ध्यान से देखें तो ओनली 3 ए ऑप्शन में है, ठीक है जी, ए ऑप्शन में है ओनली थर्ड करेक्ट, तो ये हमारा आंसर हो जाए, ठीक है जी। तो आप इसको पॉज करके कॉपी कर लेंगे। ये था बेटा 15। चलो बेटा अब 15 के बाद हमको करना है 17। सेवनटीन में कहता है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड वाई फंक्शन फाइंड करना है सब्जेक्ट टू द गिवन कंडीशन है कि dy बाय dx 1/2√x होना चाहिए और हमको y फाइंड करना है, और एक और कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये जब y1 हो तो x1 होना चाहिए। अब बेटा आप समझो, अगर हम इस क्वेश्चन को अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कर रहे होते तो हम क्या करते, यहां पे इंटीग्रेशन कर देते, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते, वहां से हमको y का एक फंक्शन मिलता, कांस्टेंट भी साथ में होता, फिर ये दोनों पॉइंट वहां रख के उसका आंसर निकाल लेते हैं। अभी हम एमकॉम में है, मल्टीपल चॉइस में ऐसी गलती नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन वाली टाइम वेस्ट बहुत होगा। बेसिकली हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन से लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है y इक्वल टू 0, सेकेंड ऑप्शन है y इक्वल टू 1, थर्ड ऑप्शन है y इज इक्वल टू √x, एंड फोर्थ ऑप्शन है y इज इक्वल टू √x। थर्ड ऑप्शन थी y इज इक्वल टू 1/√x और फोर्थ ऑप्शन है बेटा √x। ठीक है, अब हमको इन चारों ऑप्शन में देखना है पहले तो कौन सी ऑप्शन y1 x1 सेटिस्फाई कर रही है। x को 1 डाल के y1 किस किस में आ रहा है पहले तो ये चेक कर लो। यहां पर नहीं आ रहा, यहां पर नहीं आ रहा, यहां पे x को 1 डालता हूं तो 1/√1 y1 आ रहा है, बिल्कुल सही। यहां पर भी x को 1 डालता हूं y1 आ रहा है, यानी कि ये दो ऑप्शन सेटिस्फाई हो रही हैं, C और D। ये तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इसकी बात करते हैं, dy/dx क्या आना चाहिए, 1/2√x। इसका dy/dx निकालो, 1/√x, सॉरी y इज इक्वल टू √x का डेरिवेटिव 1/2√x, ये आएगा सीधा सीधा, जो कि ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है बेटा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे हैंडल करना है। पहले हमने देखा x1 y1 कौन सेटिस्फाई कर रहा है, वो ये दोनों कर रहे हैं। फिर हमने देखा ये कौन सेटिस्फाई कर रहा है, dy/dx निकाल दिया और ऐसे कर लिया। हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना मुश्किल होता है लेकिन डिफरेंशिएशन करना आसान होता है। तो इसका इंटीग्रेशन करने की जगह ऑप्शंस का डिफरेंशिएशन करके फिर हम वहां तक पहुंचेंगे। कॉपी कर लिया। चलो जी, 17 के बाद है बेटा 20। क्वेश्चन नंबर 20, अ फर्म्स डिमांड फंक्शन, तो बेटा डिमांड फंक्शन है हमारे पास 10 इंटू e⁻⁻x/400। ठीक है, वेयर p इज द प्राइस, x इज क्वांटिटी, फाइंड एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट द मार्जिनल रेवेन्यू इज 0। मार्जिनल रेवेन्यू को 0 पुट करना है बेटा। तो सबसे पहले तो हमको निकालना पड़ेगा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू था p इंटू एक्स, इसमें x इंटू कर देंगे तो 10 इंटू एक्स इंटू e⁻⁻x/400, ये आ गया हमारा टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू का अगर हम डेरिवेटिव कर दें तो मार्जिनल रेवेन्यू आएगा। तो बेटा मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू, डेरिवेटिव करेंगे 10, एक बार x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव e⁻⁻x/400 इंटू -1/400। भाई e⁻⁻x/400 एज इट इज लिखा और -x/400 का डेरिवेटिव -1/400 प्लस 10 इंटू, इस बार ये एज इट इज लिखेंगे x का डेरिवेटिव 1
ये आ गया हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है जी, प्रोडक्ट रूल लगाया हमने, एक बार एक्स को एज इट इज इसका डेरिवेटिव करा, एक बार इसको एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव करा। ठीक है जी, अब मार्जिनल रेवेन्यू हमें कितना रखना है, 0। तो 0 इज इक्वल टू, यहां से क्या क्या चीज कॉमन निकाल सकते हो, 10 और e की पावर समथिंग, 10 इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाय 400 कॉमन निकाला, क्या बचा, इधर बचा माइनस एक्स बाय 400 प्लस यहां पे क्या बचा बेटा, 1 इक्वल टू 0। अब बेटा रूल आप समझ लो, 10 यहां जाके डिवाइड हो गया, e की पावर यहां जाके डिवाइड हो गया, सिर्फ इसको इक्वल टू 0 रखेंगे हम, माइनस एक्स बाय 400 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये इधर गया और मल्टीप्लाई होके x आ जाएगा 400। क्वेश्चन नंबर 20 था ये, हमारे पास ऑप्शन है बी में x इक्वल टू 400। कॉपी कर लो बेटा, ये हमने बीकॉम एमकॉम कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया। अगर यही क्लास हमारी मैथ्स ऑनर्स या इको ऑनर्स की होती या एक्चुअल साइंस की होती तो हम क्या कहते बेटा, 10 0 नहीं हो सकता, एक पॉजिटिव नंबर है, ई रेस्ट पर समथिंग भी 0 नहीं हो सकता, पॉजिटिव नंबर है, तो यही 0 होगा। इन तीनों का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये भी 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता, तो यही 0 होगा, तो ये 0 हो गया तो इसको इक्वल टू 0। लेकिन बीकॉम एमकॉम में हम ऐसा कर देते हैं, इनको तो डिवाइड कर दिया जाए, इसको इक्वल टू 0 करके आंसर आ गया। ठीक है जी, चलो हमें तो एमकॉम एंट्रेंस है जी, सबसे जल्दी आंसर तक पहुंचना है। कॉपी कर लो, ध्यान रखिएगा ये सारी ट्रिक्स आपको यूजीसी नेट में भी काम आएंगी। कॉपी कर लो। चलिए बेटा 20 के बाद हमें जो क्वेश्चन करना है दैट इज 21। हाँ जी, तो 21 हमको करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 30 आइटम इन अ डेटा सेट इज इतना, इफ एवरी आइटम इज मल्टीप्लाइड बाय दिस। इसका रूल में वापस आपको याद दिला दो बेटा, वेरिएंस ऑफ सी एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, यानी कि सीरीज को जिससे मल्टीप्लाई किया वो सी है, वेरिएंस सी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या हो रहा है। इफ एवरी आइटम इज मल्टीप्लाइड बाय 6, तो 6 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 6x हो गया, तो यहां पर हो जाएगा बेटा 6 का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x। वेरिएंस ऑफ x कितना था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 30 आइटम इज 5/6। ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है इसने 5/6, तो बेटा वेरिएंस कितना हो गया, वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, 25/36। तो हम यहां पर वेरिएंस की वैल्यू डालेंगे 25/36। ठीक है जी, तो हमने वेरिएंस की वैल्यू डाल दी 25/36। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा 25, ये हमारा आंसर है। ध्यान रखिएगा जब भी किसी सीरीज को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वेरिएंस सी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। यहां पर इसने मल्टीप्लाई किया है 6 से, तो वेरिएंस किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 के स्क्वायर से, तो 6 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया वेरिएंस को, यानी कि 25/36 को। ये इसने स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है हमको, तो पहले हमने इसको वेरिएंस में कन्वर्ट किया, फिर फॉर्मूला में वैल्यू डाली। कॉपी कर लो बेटा, ये था 21। चलो बेटा अब 21 के बाद हमको आगे करना है 22। 22 में कहता है द डिमांड डी फॉर पैसेंजर्स ऑटोमोबाइल इज गिवन एज दिस। डी गिवन है बेटा 0.90, आई रेस्ट पावर 1.1, पी रेस्ट पावर -0.7। ठीक है, चलिए वेयर आई इज द इनकम, पी इज द प्राइस, फाइंड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसका मतलब डेल डी बाय डेल आई इंटू आई बाय डी। इलास्टिसिटी डिमांड निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू इनकम। ठीक है, तो बेटा क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू आई, पार्शियल डेरिवेटिव होगा बेसिकली। तो आई का डेरिवेटिव करना है, बाकी सब कांस्टेंट है, सिंपल है एकदम।
0.90 कांस्टेंट, p रेस्ट पर -0.7 कांस्टेंट एज इट इज। अब i रेस्ट पर 1.1 का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा बेटा 1.1 इंटू i रेस्ट पर 1.1 -1। समझ गए, सिंपल डेरिवेटिव है। ये कांस्टेंट एज इट इज। i रेस्ट पर 1.1 का डेरिवेटिव 1.1 आगे आ गया, i रेस्ट पर 1.1 -1 इंटू i बाय d। i को i लिख देते हैं और d की ये जो वैल्यू थी पूरी इसको यहां लिख देते हैं 0.90 i रेस्ट पर 1.1 p रेस्ट पर -0.7। समझ गए जी। तो हमने क्या किया है, ये डेरिवेटिव कर दिया और i को एज इट इज लिख दिया, d की ये वैल्यू यहां पुट कर दी। अब बेटा 0.9 और p रेस्ट पर 0.7 ये यहां से कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 1.1 i रेस्ट पर 1.1 -1। अब ये i की पावर 1 है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो +1 आ गया। i रेस्ट पर -1, i रेस्ट पर 1.1 -1 तो पहले ही था हमारे पास, i रेस्ट पर 1 और आ गया हमारे पास, तो दिस प्लस दिस पावर्स ऐड होगी ये ऐसे, तो -1 + 1 कैंसिल हो गया। वी हैव 1.1 i रेस्ट पर 1.1 ओवर i रेस्ट पर 1.1, i रेस्ट पर 1.1 से i रेस्ट पर 1.1 कैंसिल, फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 1.1, दैट इज सॉरी। हाँ जी, तो i रेस्ट पर -1.1 -1 एज इट इज, ये पावर ऐड होगी, +1 आ गया इधर, फिर नीचे i रेस्ट पर 1.1 ये हमने एज इट इज लिख दिया, तो -1 से +1 कैंसिल हो गया, i रेस्ट पर 1.1 ऊपर बचा, i रेस्ट पर 1.1 नीचे बचा, दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास सिर्फ 1.1 बच गया और ये हमारा आंसर आ गया 1.1। तो ये है हमारा 1.1, ये रहा। ठीक है, कॉपी कर लो बेटा आप 22। चलिए जी, 22 के बाद बेटा हमको करना है 28। हाँ जी, 28 करना है बेटा हमको। 28 कहते हैं इन व्हाट केसेस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बी अ गुड अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप समझो जी, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कुछ केसेस तो बाद में देख लेंगे। हमने किया था एक बाइनोमियल और एक किया था पॉइजन। बाइनोमियल जो होता है वो पॉइजन कब बन जाता है, देखो पहले तो इनके फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। हमने किया था, ये होता है NCx p रेस्ट पर x q रेस्ट पर n माइनस x। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा, e रेस्ट पर -m m रेस्ट पर x ओवर x फैक्टोरियल। दोनों में ही x 0 1 2 3 n तक जाता है, इसका कोई फर्क नहीं है, वो दोनों में सेम होता है। अब हम क्या बोल रहे हैं समझो, जब भी कभी किसी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n लार्ज हो जाए और p स्मॉल हो जाए तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। कब बनता है, जब n लार्ज हो जाए, इंफिनिटी को अप्रोच कर जाए, और p स्मॉल हो जाए यानी कि 0 को अप्रोच कर जाए। तो जितना n लार्ज होगा उतना ही p स्मॉल होना चाहिए, मतलब जितना n लार्ज होगा उतना ही अच्छा ये फिट होगा। तो बाइनोमियल पॉइजन कब कन्वर्ट होगा, जब n लार्ज होगा। इंग्लिश में हम सिंपल लिखते हैं लार्ज और p स्मॉल, लेकिन मैथ्स में हम ऐसे लिख देते हैं, लार्ज का मतलब अप्रोचिंग टू इंफिनिटी और स्मॉल का मतलब अप्रोचिंग टू 0। तो यहां पर अच्छी फिट आएगी। अब यहां पर हमें ध्यान से देखना है इन ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन है जहां n लार्ज है और p स्मॉल है। देखो यहां देखते हैं बेटा, n300 n18 n10 n11, तो n300 लार्ज लग रहा है मेरे को। p स्मॉल भी होना चाहिए, लेकिन
P 0.6, 0.6, 0.3 और यहां पर Q दिया है 0.99। बेटा Q अगर 0.99 हुआ, अगर Q 0.99 है और हम जानते हैं कि P प्लस Q इक्वल टू 1 होता है, तो P कितना हो जाएगा 0.01। तो P हो गया 0.01। तो इस A ऑप्शन में P हो गया 0.01। तो बेटा n लार्ज है और P स्मॉल है, अप्रोचेस टू 0 है, तो A ऑप्शन में ज्यादा अच्छा फिट बैठेगा। समझ में आ रही है बेटा? n लार्ज और P स्मॉल होते ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन की तरह बिहेव करने लगता है। कॉपी कर लो बेटा इसको। चलो बेटा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन हमको करना है दैट इज 30। इफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0.62। एक बार मैं क्रॉस इलास्टिसिटी का आपको फंडा बता दूं जरा दोबारा। क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है जी। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब होता है बेटा 2 की इलास्टिसिटी 1 के साथ एंड 1 की इलास्टिसिटी 2 के साथ। अगर क्रॉस इलास्टिसिटीज पॉजिटिव होती हैं तो इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अगर क्रॉस इलास्टिसिटीज नेगेटिव होती हैं तो इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स है। सब्स्टिट्यूट या कॉम्पिटिटिव भी बोलते हैं इनको। तो क्रॉस इलास्टिसिटी से हमको ऐसा पता लगता है, पॉजिटिव होगा तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे, नेगेटिव होगा तो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 30 को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी क्रॉस इलास्टिसिटीज हैं 0.62 जो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव में क्या होता है बेटा? सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। ए ऑप्शन हमको ठीक लग रही है यहां। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 था। कॉपी कर लो बेटा, ठीक है जी। आप पॉज करके कॉपी करते हैं। फिर आएगा बेटा 32। 32 में कहता है A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर क्या होता है बेटा? जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब आपको पता है कि A इनवर्स होता है adjoint of A over A determinant, where A determinant should not be equal to 0। क्यों? क्योंकि अगर A determinant 0 हो गया तो इनवर्स will not exist। इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अगर A डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो वही है सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करने के लिए कंडीशन क्या होगी? A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ए ऑप्शन ठीक लग रहा है इसका। 32 था बेटा ये। अब आ जाते हैं बेटा 33 पर। 33 में कहता है अ पर्सन डिपॉजिटेड 4000 इन अ बैंक 6% कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। बेटा कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली की बात आप समझ लो। पहली बात तो आज यानी कि 0 ईयर में आपने 4000 रुपीज डिपॉजिट करा दिए तो ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई, ठीक है। इंटरेस्ट मिल रहा है 6% कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग होगी बेटा। तो अब आप समझो जरा, आफ्टर 3 years द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज टू दिस। ये बेटा वो क्वेश्चन है जो हमने करा था ना चेंजिंग रेट्स वाला, यानी कि बैंक रेट्स चेंज कर रहा है। पहले 3 साल कुछ और, फिर 5 साल कुछ और, फिर 2 साल कुछ और, फिर 5 साल कुछ और, ऐसे ऐसे करके। आफ्टर 3 years बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिया 7% एंड आफ्टर 5 more years द रेट वाज फर्दर इंक्रीज बाय 8%। द मनी वाज विथड्रॉन एट द एंड ऑफ 10 years। फाइंड द अमाउंट, यानी कि P10 हमको 10th ईयर में जो अमाउंट होगा वो बताना है। बेटा सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग का फॉर्मूला Pn इज इक्वल टू P0 e रेस्ट पर RT।
अब यहां पर हमको क्या करना है आप समझ जाओ जरा, हमको चाहिए 10 इयर्स के बाद वाली वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू e रेज़्ड टू पावर आर दिया होगा, अच्छा आर फर्स्ट 3 इयर्स के लिए था 6%, तो 0.06 इंटू 3 इयर्स के लिए पहला। अब दोबारा रेट चेंज हुआ, नेक्स्ट फिर 7% हो गया 5 इयर्स के लिए, 5 मोर इयर्स 7% रहा, और फाइनली फिर इंक्रीज करके हो गया 8%, 0.08 इंटू कितने साल के लिए सर? टोटल हमको 10 इयर्स तक जाना है, 3 इयर्स 5 इयर्स 8 इयर्स हो गए, तो कितने ईयर और बच गए बेटा? 2 इयर्स और बच गए। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई खास मुश्किल नहीं है। 4000 एज इट इज e रेज़्ड टू पावर, ये क्या बनेगा बेटा? 0.18 बन गया है, यहां से ये बन गया 0.35, ये बन गया 0.16। अब पावर्स ऐड हो जाएंगी, e की पावर 18, 35, 16, ये तीनों ऐड होके 0.69 बनाएंगी। e की पावर 0.69 जैसे कि अभी आपको बताया था, लॉग टेबल से आप सॉल्व कर लेंगे, और फाइनली वो जो वैल्यू आएगी e की पावर 0.69 की, वो आएगी 1.9937। सो फाइनली ये वैल्यू आ गई 7974.86 अप्रॉक्स। ठीक है, तो हमारी कोई ऑप्शन है ऐसी? हाँ जी, 7974 ए ऑप्शन ठीक आ रही है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार बोलोगे तो फिर से रफ में बता देता हूं कि e की पावर 0.69 आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। आप इसको y एज्यूम कर लेंगे, e की पावर 0.69, फिर log ले लेंगे, log y इज इक्वल टू 0.69 इंटू log e। log e 0.4343 होता है, ये हमको मालूम है। log y इज इक्वल टू 0.69 इंटू 0.4343, फिर y इज इक्वल टू इनका एंटी लॉग ले लेंगे, लॉग इधर जाके एंटी लॉग बन गया, एंटी लॉग ऑफ दिस 0.69 इंटू 0.4343, इनका मल्टीप्लाई करके एंटी लॉग ले लेंगे, और फिर ये y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.9937। इस वैल्यू को आप यहां पुट कर देंगे। इस तरीके से हम लोग e की पावर 0.69 की वैल्यू निकालते हैं। कर लो बेटा इसको कॉपी। 33 पॉज करके कॉपी कर लेना बेटा। चलो 33 के बाद हमको करना है बेटा 39, एक मिनट नहीं 35। 35 है बेटा, ठीक है। 35 में क्या बोलता है बेटा? अ मैनेजर फेसेस प्राइस इलास्टिक डिमांड इक्वल टू 0.05 माइनस में, तो बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है -0.5। इलास्टिक डिमांड क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बेसिकली माइनस ही होता है। ठीक है, नाउ मैनेजर विशेस टू इंक्रीज द सेल्स बाय 15%, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी है 15%। अब हमको यहां से परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, सो दैट इज 15/0.5 परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस यहां से आप निकाल लेंगे बेटा, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर लिया, इसको इधर, इसको डिवाइड करके यहां से आप निकाल लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आ जाएगा 30%। तो 30% आपको प्राइस में चेंज करना होगा, अगर क्वांटिटी में 15% चेंज चाहिए तो ये आंसर हमारा आ गया बेटा डी, 30%। कॉपी कर लो आप इसको एक बार।
35 क्वेश्चन था ये 2019 पेपर का। चलिए 35 के बाद बेटा हमको करना है 38। 38 कहता है बेटा अंडर द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला ए इज गिवन बाय, ए का मतलब होता है अमाउंट यानी कि फ्यूचर वैल्यू। तो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला होता है पी एन इज इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस आर रेस्ट टू पावर टी। यहां पर ये जो होता है इसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू, कई बार हम इसको ए भी बोल देते हैं, और इसको क्या बोलते हैं बेटा प्रेजेंट वैल्यू। पी नॉट भी बोल देते हैं, पी वी भी बोल देते हैं। आर होता है रेट और टी होता है टाइम। ठीक है जी, चलो अब ऑप्शन ढूंढ लो। मेरे हिसाब से ये डी ऑप्शन एकदम सही आ रही है। ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई रेस्ट पर एन, आर भी बोल देते हैं आई भी बोल देते हैं, एक ही बात है। तो ये 38 था बेटा, इसमें कोई भी खास बात नहीं है। चलो अब बेटा देखना है 42, ये भी अपनी तरह का एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 42 42 में कहता है द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज एमसी दिया बेटा 2 इंटू 2x प्लस 9 की पावर हाफ, where x is number of units produced, find the average cost of producing 8 units। एवरेज कॉस्ट निकालना है when x is 8, और हमको गिवन है कि फिक्स्ड कॉस्ट 4 है। ठीक है बेटा, चलो अब सबसे पहले तो हमको एवरेज कॉस्ट के लिए टोटल कॉस्ट निकालना होगा, तो मार्जिनल कॉस्ट से हमें टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालते हैं, हम मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी कि 2x प्लस 9 रेस्ट पर हाफ का इंटीग्रेशन कर देंगे। बेटा यही इस क्वेश्चन का सबसे डिफिकल्ट स्टेप है, बस इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 2 एज इट इज लिखा, इसका इंटीग्रेशन किया 2x प्लस 9 रेस्ट पर हाफ प्लस 1। ठीक है जी, नीचे ठीक है ना, नीचे क्या आना चाहिए बेटा हाफ प्लस 1। ठीक है, अब मान लो हम यही लिख देते हैं। अब ये देखते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करके आ क्या रहा है। 2 एज इट इज 2x प्लस 9, ये कितना आ गया बेटा हाफ, ये कितना आ गया हाफ। ठीक है, ये आ गया हमारा सिंपल, जैसे हम अभी तक करते थे वैसे हमने कर दिया और कुछ नहीं करा। अब हमको ये देखने वाली बात है कि इंटीग्रेशन में हमेशा क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसीलिए। आप क्रॉस चेक कैसे करोगे बेटा, अब इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, अगर इसका डिफरेंशिएशन वापस ये आ जाता है तो इसका मतलब आपका इंटीग्रेशन सही है। डिफरेंशिएशन करो बेटा इसका, जब डिफरेंशिएशन इसका करोगे तो ध्यान से देखो बेटा क्या आएगा। ये 2 एज इट इज, इसका कुछ नहीं करना, इसका मैं कर देता हूं, चाहिए हाफ, ये वाला आगे आ गया 2x प्लस 9 रेस्ट पर हाफ माइनस 1 इंटू 2, और नीचे 1/2 एज इट इज। ये होगा ना भाई इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करता हूं तो हाफ आगे आ गया, इसकी पावर हाफ माइनस 1 और फिर 2x प्लस 9 का डेरिवेटिव 2। अब इससे बन क्या रहा है देखो, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, 2x प्लस 9 की पावर माइनस हाफ, ये तो आ गया फिट एकदम, लेकिन 2 इंटू 2 4 आ रहा है, जबकि हमको क्या चाहिए था
2, तो यानी कि एक 2 हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए डिनोमिनेटर में एक 2 और लगा दो। अब यहां से क्या होगा बेटा, अब आप इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे जब, तो इस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में कुछ बचा ही नहीं। अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव होगा 2 एज इट इज रहेगा, 2x प्लस 9 की पावर हाफ, 2x हाफ आ गया है, 2x प्लस 9 की पावर हाफ माइनस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव 2, 2 से ये वाला 2 कैंसिल, फाइनली वही आ गया जो हमें ऑलरेडी चाहिए था। ये इंटीग्रेशन है बेटा। तो फाइनली ये बनेगा इसका इंटीग्रेशन ऐसा। तो हमारे पास आ गया 2x प्लस 9 की पावर हाफ प्लस k इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, और सॉरी टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ठीक है जी भाई, हमने इंटीग्रेशन कर दिया ना मार्जिनल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब फिक्स्ड कॉस्ट का क्या यूज है ये देख लेते हैं। देखो जी, एक बात आप समझो जरा कि जब भी आउटपुट 0 होगा तो टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। आउटपुट 0 में टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होगा। अब आउटपुट को 0 डाल दो और टोटल कॉस्ट को फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि 4 डाल दो। आउटपुट को 0 डाला तो बेटा क्या आ गया, 2 इंटू 0 प्लस 9 की पावर हाफ प्लस के, टोटल कॉस्ट की जगह क्या डाल दूंगा, फिक्स्ड कॉस्ट। हमने क्लास में किया ना, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, व्हेन आउटपुट इज 0 टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहां से ये आ गया बेटा 9 का रूट, 9 का रूट इज 3, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस के इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 2। यहां से मेरे पास टोटल कॉस्ट फंक्शन आ गया, k को 2 डाल दूंगा मैं, 2 इंटू 2x प्लस 9 की पावर हाफ प्लस 2, ये k को मैंने 2 डाल दिया। ये आ गया मेरा टोटल कॉस्ट फंक्शन। अब टोटल कॉस्ट के बाद क्या करते हैं बेटा, मुझे चाहिए एवरेज कॉस्ट व्हेन 8 यूनिट्स आर यूज्ड। एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए x से डिवाइड कर दूंगा, कोई ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज लिखा रहने दो, डिवाइड बाय x कर दो बस, आ गया एवरेज कॉस्ट। अब इसमें क्या करना है बेटा, यहां पर x को 8 पुट करना है, इसने कहा था x को 8 पुट करना है, तो अब यहां पर x को आप 8 पुट कर दो। जैसे ही आप x को 8 पुट करोगे, ये क्या हो गया बेटा, 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 9 25, 25 का रूट इज 5, तो ये आ गया 2 इंटू 5 प्लस 2 ये वाला, और नीचे 8, ये कितना आ गया बेटा 10 प्लस 2 12 बाय 8, तो 12 बाय 8 हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, लेकिन आप होशियार बच्चे हैं सारे। तो 12 बाय 8, 12 बाय 8 करो बेटा, कितना आएगा 1.5 आ रहा है ना, तो 12 बाय 8 इज 1.5, ये हमारा आंसर है। आप इसको आराम से एक बार कॉपी कर लो बेटा, पॉज करके कर लेना। चलो बेटा आगे चलते हैं। तो ये 42 था। अब इसके बाद जो क्वेश्चन हमको करना है दैट इज 47। हाँ जी बेटा, 47 में क्या बोल रहा है देखो, A firm produces two products P1 and P2 passing through two machines M1 and M2. Before completion, M1 can produce either 10 units of P1 or 15 units of P2. और ये बेटा मैंने आपको क्लास में बताया था, जब भी कभी और वाला केस होगा तो रेशो में इक्वेशंस बना करेंगे। कैसे बनेंगी बेटा, ये आपकी बनेगी 10 यूनिट्स ऑफ P1 चाहिए आपको, 10 यूनिट्स ऑफ P1 बना सकते हैं या 15 यूनिट्स ऑफ P2 बना सकते हैं। तो ये आ जाएगा P1 by 10 और P2 by 15 should be equal to 1 या less than equal to नहीं,
आर्स दिए हैं कुछ, वो भी बाद में बात कर लेंगे। either 10 or 15 of P2. M2 can produce 15 units of either product, यानी कि P1 by 15, P2 by 15, दोनों में से किसी का 15, ये इस मशीन का आ जाएगा। तो अब बोल रहा है टाइम अवेलेबल 12 आवर फॉर मशीन 1 एंड 10 आवर ऑफ मशीन 2। मशीन 1 के पास 12 आवर्स है, मशीन 2 के पास 10 आवर्स है। जब भी कभी और वाली इक्वेशन होगी ना बेटा, तो ध्यान रखना आप लोग रेशो में इक्वेशन बनाओगे, हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन फाइंड P1 एंड P2। P1 और P2 की वैल्यू बतानी है बेटा। अब यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। ये कॉपी इन्होंने कर दिया क्वेश्चन वैसे ही, लेकिन ये मल्टीपल चॉइस है बेटा, हमने नहीं लेनी इतनी टेंशन, हम तो वैल्यू डाल डाल के देख लेंगे, इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 60 और 90। P1 को 60, P2 को 90 डालो, तो 60 by 10 6, 90 by 15 6 equal to 12, 60 by 15 6, 90 by 60 by 15 4, 90 by 15 6 equal to 10। ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ए ऑप्शन हमारी फिट बैठ रही है, ए ऑप्शन फिट हो गई। P1 को 60 और P2 को 90 डाल के हमने इक्वेशन सेटिस्फाई करी, ए ऑप्शन से ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो वो हमारा आंसर है। इससे सेटिस्फाई नहीं होती तो बी से चेक करते, फिर सी से चेक करते, और ऐसे ऐसे करके हम आंसर निकाल लेते। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने को अगर आप सॉल्व भी करना चाहो तो वो भी कर सकते, उससे भी आंसर यही आता, P1 आपका 60 आ जाता बेटा, और P2 आपका 90 आ जाता। ये दो ऑप्शंस आपकी आ जाती। चल एक बार इसको कॉपी कर लो, 47 था। ठीक है बेटा, अब 48 देख लेते हैं हम लोग। 48 में भी कुछ खास बात नहीं है, अब यहीं पर ही देख लो, इसमें कुछ है ही नहीं। A firm can hire 10 workers at a wage rate of ₹10, but has to pay a wage rate of 13 to get 11th worker। 11th worker के लिए आपको 13 रुपीज पे करना पड़ रहा है, तो वो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 11th वर्कर हो गई 13 रुपीज। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं था। 48 के बाद है बेटा 50। 2019 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन। हाँ जी, ये कहता है बेटा नॉर्मल कर्व, एक नॉर्मल कर्व है जिसमें मीन यानी कि म्यू है 56 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 10। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि नॉर्मल कर्व सिमेट्रिक होता है, मीन के एक तरफ का एरिया 0.5 होता है, दूसरी तरफ का एरिया 0.5 होता है। तो ये कह रहा है हाउ मच एरिया विल बी फाउंड अंडर द कर्व टू द लेफ्ट ऑफ 56। 56 के लेफ्ट में कितना एरिया होगा, तो बेटा 56 के लेफ्ट में 0.5 एरिया होगा, ए ऑप्शन। अगर हमसे पूछता हाउ मच एरिया इज देयर टू द राइट ऑफ 56, तो भी 0.5 ही होता। ये वैल्यू मीन है, इसके लेफ्ट का एरिया भी 56 है, इसके राइट का इसके लेफ्ट का एरिया भी 0.5 है, इसके राइट का एरिया भी 0.5 है। कॉपी कर लो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 50 था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55। जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इंडिपेंडेंट इवेंट। बेटा ये ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं दो वर्ड्स में, इंडिपेंडेंट और एक्सक्लूसिव में। दोनों के बारे में जहां पर दो वर्ड नजर आ जाए, आपको क्या बात ध्यान रखनी है, बस ये समझ लो आप। जब इंडिपेंडेंट बोल देगा तो इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और कुछ नहीं करना है।
और जब एक्सक्लूसिव बोल देगा तो इसका मतलब A इंटरसेक्शन B 0 है। बस ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है जी। तो अब यहां पर इसने हमको बोला है इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट में क्या होगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है जी। चलो ये हिंट कॉपी कर लो 55 की। अब है बेटा 58। में हमको बोलता है अर्थमेटिक मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज इतना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है, उनका मीन 100 है, एंड ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 70, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, उनका मीन 70 है, कंबाइंड मीन ऑफ ऑल 12 ऑब्जर्वेशन। तो ये हो गया बेटा A सैंपल, ये हो गया B सैंपल, और यहां बात हो रही है कंबाइंड की। तो हमको x बार 1 2 यानी कि कंबाइंड मीन निकालना। तो इसमें से कुछ करने की तो मेरे को लग नहीं रहा कि कोई दिक्कत है, आप कर देंगे फटाफट से तो इसको। तो बेटा कंबाइंड मीन का फॉर्मूला n1 इंटू एक्स बार 1 n2 इंटू एक्स बार 2 ओवर n1 प्लस n2। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर लेना। n1 7, x बार 1 100, n2 5, x बार 2 70 ओवर n1 प्लस n2 यानी कि 12। यहां से आप आंसर निकाल लेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा आपका आंसर 100 और 70 के बीच में ही कहीं आना चाहिए। ठीक है जी। तो अब आप ऑप्शन देख लेना 58 की कौन सी आ रही है। मेरे ख्याल से 80 आ रहा है, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशंस। 58 ठीक है बेटा, आप इसको कॉपी कर लें। चलिए बेटा 58 के बाद है 59। 59 में कहता है टू वेरिएबल्स हैव कोरिलेशन ऑफ 0.6। तो बेटा कोरिलेशन है 0.6, तो मैं आपको बता दूं, हम यहां से कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकाल लेते हैं, विच इज आर स्क्वायर। 0.6 का स्क्वायर हो गया बेटा 0.36। ये हमको बताता है कि 36% एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है सीरीज के बीच में, यानी कि इन सीरीज के बीच में 36% रिलेशन है, क्योंकि R 0.6 है। ठीक है जी। तो 36% वाली ऑप्शन आ जाएगी। वन वेरिएबल इज एक्सप्लेन्ड बाय अनदर 36%। ठीक है। R जो भी होगा हमेशा उसका स्क्वायर करते हैं और उससे हमको पता लगता है कितना परसेंट रिलेशनशिप सीरीज के बीच में है। कॉपी कर लो बेटा, ये 59 था। इसके बाद है बेटा 64। इसके बाद है बेटा 63। हाँ जी 63 में क्या है बेटा, कह रहा है ए हमको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2k 3 5। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द मैट्रिक्स हैज नो इनवर्स। इनवर्स नहीं होगा। इनवर्स कब नहीं होता बेटा, जब a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है। तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल के इक्वल टू 0 कर दो बस। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, दिस इंटू दिस, यानी कि 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू k शुड बी इक्वल टू 0। यहां से k की वैल्यू आ जाएगी 10/3।
तो अगर k 10/3 हुआ तो a डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा और इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। कॉपी कर लो, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। 63 था ये। अब बेटा हमको 64 करना है। ये भी अपनी तरह का एक आसान सा ही क्वेश्चन है, सिंपल मैथ्स है। 64 इसमें हमको क्या बोल रहा है, देखो इसने बोला 3, ये ना मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया हुआ है, मैट्रिक्स में हर नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो गया 3x 3y 3z 3w इक्वल टू, यहां पर प्लस किया हुआ है तो x + 4 आ जाएगा ये फर्स्ट एलिमेंट, इसको इसमें प्लस करोगे तो x + y + z आ जाएगा ये, -1 में ये प्लस करोगे तो -1 + z + w आ जाएगा ये, और 2w में 3 प्लस करोगे तो 2w + 3 आ जाएगा ये। अब इनको इक्वेट करके हमको वैल्यूज निकालनी है खाली w की, ठीक है जी। तो बेटा कुछ नहीं करना है, 3w = दिस 2w + 3 = 3w। यहां से हमारे को w = 3 मिल जाएगा और ये हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन। उम्मीद है यही होना चाहिए, आप एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशंस और चेक कर लेना है। कॉपी कर लो बेटा, 64 था ये। ठीक है जी। नेक्स्ट है बेटा 66। 66 द कर्टोसिस की बात है बेटा। पहले आप एक बार ध्यान से देख लो, हमने करा था ये सबसे कम हाइट वाला कर्व है, इसको यहां दोनों तरफ से स्क्वीज करेंगे, हाइट बढ़ जाएगी इसकी, तो ये थोड़ी सी हाइट और बढ़ गई, इसको और अंदर स्क्वीज करेंगे, हाइट और बढ़ जाएगी इसकी, तो और अंदर स्क्वीज करके हाइट और बढ़ गई इसकी। सबसे ज्यादा हाइट वाले कर्व को हम बोलते हैं लेप्टोकर्टिक, मीडियम हाइट वाले कर्व को हम बोलते हैं मीजोकर्टिक, और सबसे कम हाइट वाले कर्व को हम बोलते हैं बेटा प्लैटीकर्टिक। ठीक है जी। सबसे ज्यादा वाले हाइट वाले कर्व को लैप्टोकर्टिक, फिर मीजोकर्टिक, फिर प्लैटीकर्टिक। लैप्टोकर्टिक, ये जो कर्टोसिस है इसको हम β2 से डिनोट करते हैं, β2। अगर β2 = 3 है तो हम मीजोकर्टिक बोलते हैं इसको, ग्रेटर देन 3 पे लैप्टोकर्टिक और लेस देन 3 पर प्लैटीकर्टिक, ऐसे बोलते हैं। प्लैटिपस जानवर होता है ना, उसी से प्लैटीकर्टिक कर्व है नीचे वाला। तो अभी हमको बोल रहा है कर्टोसिस लेस देन 3 है तो बेटा प्लैटीकर्टिक होगा ये, मीजोकर्टिक लैप्टोकर्टिक नहीं होगा। तो प्लैटीकर्टिक ओनली 3 वाली ऑप्शन देख लो कहां है, ए ऑप्शन है। कॉपी कर लो बेटा, ओनली 3 ए ऑप्शन। चलो जी, अब इसके बाद बेटा हमको करना है 73। क्वेश्चन 73 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एक बार मैं आपको याद दिला दूं जरा बेटा, डिस्पर्जन के दो तरह के टूल होते हैं, एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, एक रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट मेजर में अगर आप रेंज की बात करोगे तो इसका जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, ये रिलेटिव मेजर में आ जाएगा। अगर आप क्वार्टाइल डेविएशन की बात करोगे तो यहां पर कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा रिलेटिव मेजर में। अगर आप मीन डेविएशन की बात करोगे
तो यहां कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएगा रिलेटिव मेजर में। अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करोगे तो यहां कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। याद है स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100 जब करते थे तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। तो ये सारे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, ये सारे रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। अब हमसे पूछ क्या रहा था वो देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, बाकी सब एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। कॉपी कर लो बेटा, ये 73 था। चलो बेटा अब आगे चलते हैं। हम 73 कर रहे थे, 73 के बाद हमारे पास है 78। Which of the following is true about positively skewed distribution? हाँ जी, डेटा कंसंट्रेशन आगे को होता है तो पॉजिटिव स्क्यू, डेटा कंसंट्रेशन पीछे को चला जाता है तो नेगेटिवली स्क्यू, स्क्यूनेस। पीक पर मोड होता है दोनों में ही, टेल की तरफ मीन होता है दोनों में ही, मीडियन दोनों के बीच में ही रहता है। जब भी आप एक्सेस लिखते हो तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखते हो, पीछे वाला नंबर बड़ा होता है, आगे वाला नंबर छोटा होता है। पीछे वाला नंबर बड़ा होता है, आगे वाला नंबर छोटा होता है। तो यहाँ पे मीन बड़ा है, मीडियन बीच में है, मोड छोटा है। यहाँ पे मोड बड़ा है, मीडियन बीच में है, मीन छोटा है। तो अगर मीन छोटा होगा, मोड बड़ा होगा तो नेगेटिव स्क्यूनेस, मीन बड़ा होगा, मोड छोटा होगा तो पॉजिटिव स्क्यूनेस। यहां पर हमको बोल रहा है पॉजिटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस किधर है बेटा? ये तो मीन बड़ा होना चाहिए सबसे। तो मेरे ख्याल से ए ऑप्शन ठीक लग रही है मेरे को, कॉपी कर लो, ए ऑप्शन ठीक है इसकी। ठीक है बेटा, 78 के बाद हमको देखना है बेटा 79। सेवेंटी नाइन में इसने हमको बोला विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू की बात कर रहा है बेटा। एक बार एक्सट्रीम वैल्यू को फिर से देख लेते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज हैं क्या। देखो मान लो हमारे पास कोई सीरीज है ऐसी 1, 2, 3, 4 और अचानक से बहुत बड़ा नंबर 500 आ गया, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू। अचानक से सीरीज में कोई बहुत बड़ा नंबर या बहुत छोटा नंबर आ जाए तो हम उसको एक्सट्रीम वैल्यूज बोल देते हैं। अब क्या होगा जब आप इस सीरीज का मीन निकालोगे तो मान लेते हैं 102 आ गया। एक्चुअल में जो सीरीज है वो तो सिंगल डिजिट ही है, 1, 2, 3, 4 ही है, लेकिन एक ही नंबर बहुत बड़ा है, उसकी वजह से मीन बहुत बड़ा हो गया है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज का इफेक्ट आ गया है मीन पर। अगर हम मीडियन की बात करें तो इसका जो मीडियन है वो होगा 3, इस पर इस एक्सट्रीम वैल्यू का इफेक्ट नहीं आया। तो फाइनली एक्सट्रीम वैल्यूज का जो इफेक्ट है वो मीन, मीडियन और मोड में से मीन पर अफेक्ट पड़ता है, मीडियन नॉट अफेक्टेड रहता है और मोड भी नॉट अफेक्टेड रहता है। यहां पर मीन की पूरी फैमिली भी अफेक्ट होगी, नॉट अफेक्टेड होगी, नॉट अफेक्टेड होगी। ठीक है जी, ये बात हमने पहले पेपर में भी डिस्कस की है। तो यहां पर हमको जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि मीडियन इज नॉट अफेक्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम वैल्यूज। मीडियन अफेक्ट नहीं होता, ये ट्रू है स्टेटमेंट। मीडियन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, ये फॉल्स है।
मीन इज नॉट अफेक्टेड बाय ट्रू एक्सट्रीम वैल्यूज, मीन तो अफेक्ट होता ही है, ये बोल रहे नॉट अफेक्टेड है, तो ये भी फॉल्स है। मोड इज मिडल मोस्ट पॉइंट, मोड मिडल मोस्ट पॉइंट नहीं होता, मीडियन होता है मिडल मोस्ट पॉइंट, ये भी फॉल्स है। तो ए ऑप्शन बेटा इसकी करेक्ट लग रही है हमको। ठीक है जी, चलो आप एक बार इसको कॉपी कर लो। हाँ जी बेटा, तो आज हमने डिस्कस किया था 2019 का एमकॉम एंट्रेंस का पेपर। हमने अपना मैथ्स एंड स्टैट्स वाला कंप्लीट पोर्शन डिस्कस कर लिया है। हमारे मैथ्स एंड स्टैट्स के 25 एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है जी, फाइल बहुत बड़ी ना हो जाए इसलिए हम लोगों ने बेटा बीच में गैप नहीं लिया है। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन पॉज करना हो, कोई कॉपी करना हो, तो आप पॉज करके उसको कॉपी कर लेंगे। अगर आपके सारे डाउट्स नहीं थे तो बीच बीच में से आप स्किप कर करके भी जो डाउट का है वो डाउट क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।